नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथियों, ये आने वाले जो है सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, महिला परीक्षा की तैयारी के साथ साथ। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्णों का समूह नहीं है। तो इनमें से पहचाना है कि कौन सा समूह जो है अल्प प्राण वर्णों का समूह नहीं है। तो चारों ऑप्शन अच्छे से देखिए साथियों, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सेकंड, ख, झ, ठ, थ, ध। ये जो है अल्प प्राण वर्णों का समूह नहीं है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ख, झ, ठ, थ, ध। यह जो है क्या है, ये महाप्राण वर्ण है। ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये अल्प प्राण नहीं है, ये महाप्राण वर्ण है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि अल्प प्राण इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये अल्प प्राण नहीं है, ये क्या है, महाप्राण वर्ण है। जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास या प्राणवायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम महाप्राण वर्ण का जो है डिटेल देख रहे हैं, आप देख सकते हो। क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के है दूसरा व चतुर्थ वर्ण, दूसरा व चौथा वर्ण जो है महाप्राण वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखे हैं। इसके बाद जो है महाप्राण उष्म वर्ण जो है स, 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 ह। तो अन्य समूह में जो दिए गए जो जितने भी ऑप्शन में थे वो सभी जो है अल्प प्राण है। और ख, झ, ठ, थ, ध ये जो है क्या है, महाप्राण वर्ण है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अल्प प्राण की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास या प्राणवायु की मात्रा अल्प या कम होती है उन्हें जो है अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में कौन कौन सा आएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण वर्ण होते हैं। कौन कौन सा, कचट तप, यहाँ पे देख सकते हैं जिसको कचट तप कहा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कचट तप। इनके जो है प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है क्या होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। दूसरा और चौथा जो है महाप्राण वर्ण होते हैं। और अल्प प्राण जो है अंतस्थ वर्ण में जो है य, र, ल, व। तो ये भी डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से हिंदी की ड़ और ढ़ व्यंजन ध्वनियाँ किस प्रकार की है। ड़ और ढ़ जो है व्यंजन ध्वनियाँ जो है किस प्रकार की है। तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है साथियों, चलिए इसका भी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो अगर देखा जाए ढ और ढ जो है उच्छिप्त व्यंजन ध्वनियाँ हैं, किस प्रकार की है, जो ये भी याद रखना है, जो है ढ और ढ जो है उच्छिप्त व्यंजन ध्वनियाँ हैं, याद रखना है। अब किसको कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन ध्वनियाँ, जिन वर्णों को अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ढ़ और ढ। ठीक है साथियों, यह है उच्छिप्त व्यंजन और ये है यहाँ पे है उच्छिप्त व्यंजन की परिभाषा। यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है। एक तरफ परिभाषा, तो यहाँ पे देख सकते हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी ध्वनियाँ, जिन व्यंजनों की उच्चारण में वायु संघर्षपूर्वक निकला हो उसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसमें देख सकते हो स, 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 ह, यह चार संघर्षी व्यंजन हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ये संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद जो है पार्श्विक व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ। यह पार्श्विक ध्वनियाँ, पार्श्विक व्यंजन।
अगला है लुंठित। ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें मुंह के एक सक्रिय उच्चारण स्थान और किसी अन्य स्थिर उच्चारण स्थान के बीच कपकपी या थरथराहट करके व्यंजन की ध्वनि पैदा की जाती है। तो उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है, जिसमें र देख सकते हो। चलिए, ये था जो है र ड उच्छिप्त व्यंजन ध्वनियाँ और अन्य विकल्प में जो है डिटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? इनमें से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण जो है तालु से होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 स। तो इनमें से देख सकते हो स जो है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालव्य वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि इसमें जो है ई च छ ज झ य य स, ये जो है तालव्य वर्ण है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिया गया। र जो है मूर्धा, स जो है दंत और षटकोण का स जो है वो मूर्धा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकुल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इसका बताना है इनमें से जो है इन शब्दों का सही क्रम कौन सा है हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से। ठीक है साथी, जैसा कि इंग्लिश डिक्शनरी होता है उसमें जो है ए से जेड तक जो है लाइन से सजा होता है, उसी प्रकार जो है हिंदी डिक्शनरी भी है, उसमें जो है इनका बताना है कि इनमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्रम में कौन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये चौथा वाला, संतान, सकल, सक्षम, सचल। ठीक है साथी, ये इस तरह से आएगा। चलिए साथी इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये हुआ है, ये भी आप देख के समझ जाइएगा। संतान, सकल, सक्षम, सचल ये सही क्रम है और किस तरह से डिक्शनरी के हिसाब से निकाला गया है। तो संतान इसमें जो है पहला आ रहा है, इसलिए संतान, उसके बाद सकल, उसके बाद क, इसके बाद सक्षम, सक्षम में जो छ जो बना है वो क और स से मिलकर बना हुआ है, उसके बाद च। तो इस तरह से ये डिक्शनरी बनता है। उसके बाद क, उसके बाद क, उसके बाद च। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अर्थ देख लेते हैं। सकल समस्त या कुल, सचल चलता हुआ, संतान संतति औलाद, सक्षम यानी कि समर्थवान। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नांकित में से संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चौथा ज्ञ, ये जो है संयुक्त व्यंजन है। देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन के संबंध में कुछ व्याख्या। ज्ञ यहाँ पे जो है संयुक्त व्यंजन है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक साथ ही देख सकते हो, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन शब्द को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ज और धन या, तो यह क्या बना है? ज्ञ बना है। ज्ञ जो है देवनागरी लिपि का एक अक्षर है। यह जो है ज और य के संयोग से बना हुआ संयुक्त अक्षर है, परंतु आजकल हिंदी भाषा में इसका उच्चारण जो है ज्ञ। ठीक है साथियों, ज्ञ के जगह में क्या किया जाता है? उच्चारण ज्ञ किया जाता है। जबकि ज और य बन रहे तो ज्ञ होना चाहिए, तो इसका उच्चारण हिंदी भाषा में ज्ञ किया जाता है। और ज्ञ से निर्मित शब्द, ये आप देख सकते हो, ज्ञ से निर्मित शब्द संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या जो कितनी है? 4 है। तो कुल 4 संयुक्त व्यंजन है, जिसमें देख सकते हो छ, त्र, ज्ञ और स्र। और ये किस तरह से बना है इसको भी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। जो है छ जो है क और स से मिलकर बना हुआ है, त्र जो है त और र से मिलकर बना हुआ है, ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना हुआ है, और स्र जो है शक्कर का सा और र से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से इन व्यंजनों का जो निर्माण हुआ है, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी ध्वनियाँ? चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर और व्यंजन यहाँ पे देख सकते हो।
चलिए देखते हैं परिभाषा इनका। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ये आप देख सकते हो स्वर अ इ उ ऋषि भी है, ए ओ अम आहा, ये सारे स्वर माने जाते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन जो है अम और आहा को यहाँ पे अयोग वाह कहा जाता है। तो ये स्वर के उदाहरण है एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद है व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये व्यंजन का उदाहरण है। क से ज्ञा तक ये सभी व्यंजन हैं, और स्वर देख सकते हो आ से आ तक, ये स्वर के उदाहरण हैं। अगर साथियों यहाँ पे बात की जाए स्वर की संख्या की, ठीक है साथियों, तो स्वर की संख्या कितना माना जाता है? 11। ठीक है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वर की संख्या 11 माना जाता है, और जिसमें जो है क्या क्या है? आ इ उ ऋषि, ए ओ औ, ये जो है ओ औ तक जो है स्वर है। इसके बाद जो है अम और आहा बसते हैं, वो 2 अयोग वाह है। ठीक है साथियों, 2 जो क्या है? अयोग वाह। और व्यंजन की संख्या की बात करें तो 33 व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जो है यहाँ पे 33 व्यंजन। इसके बाद जो है 4 संयुक्त व्यंजन, और इसके बाद 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है साथियों, अच्छे से सुन लेना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 11 स्वर माने जाते हैं, 2 अयोग वाह हैं, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 जो है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इस तरह से टोटल जो है वर्णमाला के 52 जो है अक्षर हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है साथियों, इन्हें पहचानना है कौन सा वर्ण जो है घोष नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा नंबर का छ, ये जो है घोष वर्ण नहीं है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो ऊपर के जितने भी ऑप्शन थे उनमें से जो है छ वर्ण घोष नहीं है। ठीक है साथियों, यह घोष नहीं है क्योंकि छ वर्ण जो है क्या है? ये अघोष वर्ण है। ए आ ड जो है घोष वर्ण है, इसमें जो देख सकते हो। तो सही विकल्प क्या है? छ, जो घोष वर्ण नहीं है। अब देख सकते हैं सभी स्वर जो है घोष वर्ण में आते हैं। ए आ ड जो है घोष वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स अघोष वर्ण है। तो इस प्रश्न का जो है सही विकल्प हमको मिल गया है। छ वर्ण क्या है? घोष वर्ण नहीं है, अघोष वर्ण है। ठीक है साथियों, अब अगर घोष वर्ण की परिभाषा की बात की जाए तो घोष वर्ण किसको कहा जाता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या कंपन हो। एक बार और ध्यान से सुनिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष ध्वनि कहते हैं। और घोष ध्वनियों की संख्या की बात की जाए, घोष ध्वनि की संख्या की बात की जाए तो ये 33 है। ठीक है साथियों, घोष ध्वनियों की संख्या 33 है, जिसमें से जो है 11 स्वर और 20 व्यंजन आते हैं। तो सभी स्वर जो हैं वो क्या है? घोष ध्वनि है, और इसमें जो है 20 व्यंजन भी आते हैं। तो इसको मिलाकर जो है टोटल 33 हो जाता है। तो घोष ध्वनि की संख्या 33। इसके बाद अघोष ध्वनि की बात की जाए, अघोष, ठीक है साथियों, अघोष वर्ण अघोष ध्वनि की बात की जाए तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो है स्वर तंत्रियों का जो है कंपन नहीं होता है उसे जो है अघोष ध्वनि कहते हैं, और इनकी संख्या जो है 13 है। 13 है, जिसमें से आप सुन लीजिएगा यहाँ पे क ख च छ ट ठ त थ प फ स और स, ये क्या है? अघोष वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो घोष वर्ण और अघोष वर्ण का डिटेल, जिनमें जो है स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष, स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष वर्ण। तो यहाँ पे देख सकते हो स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण
सभी स्वर वर्ण जो है यहाँ पे य र ल व ह जो है घोष वर्ण है। और अघोष में देख सकते हो सभी इस वर्ष वर्गों में जो है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और स स स अघोष वर्ण है, इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हो अघोष वर्ण की तरफ क्या क्या है, आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो, इस तरह से। तो घोष वर्ण की संख्या है 33 और अघोष वर्ण की संख्या है 13। ठीक है साथियों, जिसमें से इसमें जो है 11 स्वर भी है और इनकी संख्या जो है 13 है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो चारों ऑप्शन देख सकते हो, इनमें से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है? तो ऑप्शन दूसरा है शुद्ध है। ठीक है साथियों, स दंत्य। चलिए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से स दंत विकल्प जो है यहाँ पे शुद्ध है, अन्य विकल्प जो है त्रुटिपूर्ण है, अतः जो है स दंत सही है। तो देख सकते हैं अन्य विकल्प वाले कौन कौन से हैं? तालव्य च छ ज झ य य स, दांत से जो है दंत से त थ द ध न ल स, मूर्धन्य त ठ ड ढ अन र स, कंठव्य क ख ग घ ड़ और अ आहा। ये आप देख सकते हो ये कंठव्य है, तो इनको भी देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ठीक है साथियों, और जिनमें से जो है 11 स्वर, ये भी ध्यान में रखिएगा, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 जो है व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 यहाँ पे उपक्षिप्त व्यंजन। तो टोटल जो है यहाँ पे 52 अक्षर हो जाते हैं वर्णमाला में। तो देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो इसका जो पहले ही आपको उत्तर बताया जा चुका है। ठीक है साथियों, तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है हिंदी का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।